देखो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया यार। 2 हफ्ते बाद हम दोनों भाइयों की शादी है, और शादी के बाद हम दोनों भाई भला एक छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे यार। यही सोच सोच कर तो मेरी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। अरे बच्चों, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मेरी दोनों होने वाली बहुएं काफी समझदार है, और बस सिर्फ कुछ समय की ही तो बात है। कौन सा तुम दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में रहना है। नितेश गौरव की बहन अलका की कुछ समय पहले ही उन लोगों ने शादी की थी। शादी में ज्यादा खर्चा करने की वजह से उन लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ा था। अब वो सब एक कमरे और हॉल के छोटे से घर में रहते हैं। शादी के बाद अब दोनों भाई अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे, इस बात की फिक्र उन दोनों को सताए जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार दोनों भाई शादी करके अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में आ जाते हैं। भाभी, मुझे तो काफी नींद आ रही है। चलिए, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे घर में सिर्फ एक ही हॉल है और एक ही कमरा। ये क्या? इस घर में तो बस एक ही कमरा है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन दोनों के पति वहां पर आ जाते हैं। ये सब क्या है गौरव? नितेश, यहाँ सिर्फ एक कमरा क्यों है? दूसरा कमरा कहाँ है? अपनी अपनी पत्नियों के पूछने पर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कमरे में रहने वाली बात आखिरकार उन्हें बता ही देते हैं। तो बस एक ही कमरा है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन दोनों के पति वहां पर आ जाते हैं। ये सब क्या है गौरव? नितेश, यहाँ सिर्फ एक कमरा क्यों है? दूसरा कमरा कहाँ है? अपनी अपनी पत्नियों के पूछने पर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कमरे में रहने वाली बात आखिरकार उन्हें बता ही देते हैं। हाँ, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शादी के बाद भला हम सब एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? कहीं आप लोग हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं हो गया है? शादी के बाद भला हम सब एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? कहीं आप लोग हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बहू, ये कोई मजाक नहीं है। हाथ टाइट होने की वजह से मैं 2 कमरे वाला घर नहीं ले पाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस कुछ समय की ही बात है। जब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सारी बातें जानकर दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए उस कमरे में चली जाती हैं और चटाई बिछाकर अगल बगल में सो जाती हैं। एक तो इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से इसमें हम 4 लोग। मेरा तो दम घुट रहा है इस कमरे में। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों पर गुस्सा करती हैं और शादी के थकान के चलते अब आखिरकार वो दोनों सो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक साक्षी नींद में अपना दायां पैर से अपनी जेठानी उर्मिला को मार देती है, जिससे उर्मिला की घबरा कर नींद खुल जाती है। एक तो सुहाग रात के दिन मुझे इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है, और ये महारानी है कि नींद में मुझ पर ही हाथ पैर चला रही है। उर्मिला सिराने रखे गिलास को लेकर सारा पानी साक्षी पर डाल देती है, जिससे अब साक्षी की भी नींद खुल जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की? बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने मुझ पर पैर डाला। अपनी अपनी पत्नियों को यूं आपस में लड़ता हुआ देखकर दोनों भाई उन्हें जैसे तैसे शांत करवाते हैं और वापस सोने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से दोनों देवर देवरानी में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। पता है नितेश, मैंने तो प्लान बना लिया है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। पता है, मैंने भी प्लान बनाया है। दोनों देवर देवरानी एक दूसरे को अपने अपने हनीमून प्लान्स के बारे में बताते हैं। उन दोनों की खुसुर फुसुर से उर्मिला की बार बार नींद खुल जाती है। एक तो तुम दोनों की वजह से हमारी सुहागरात खराब हो गई, ऊपर से अब तुम दोनों हमें चैन से सोने भी नहीं दोगे। बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे हम तो तुम्हारी सुहागरात खराब करके खूब मजे से सुहागरात मना रहे हैं। क्या हम दोनों की सुहागरात खराब नहीं हुई? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो कानों में रुई लगाकर सो जाओ। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को चुप करवाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो दोनों कहाँ चुप होने वाली थी। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़ ही रही होती हैं कि तभी उर्मिला की नजर ऊपर बड़ी टान पर जाती है, जिसे देखकर उर्मिला को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। अब बस देखते जाओ कि मैं कैसे इस एक कमरे में जेठानी की सुहागरात मनवाती हूँ।
सुनिए जी, अगर घर पर सीढ़ी है तो उसे ले आइए। गौरव घर से बाहर जाता है और सीढ़ी को घर के अंदर लेकर आ जाता है और लाकर टान पर लगा देता है और उर्मिला सीढ़ियों की मदद से टान पर चढ़ती है और वहां पर अपना और अपने पति के लिए एक अच्छे से बिस्तर का व्यवस्था करती है। जिसके बाद अब एक कमरे में जहां ऊपर जेठ जेठानी होते हैं वहीं नीचे देवर देवरानी होते हैं। उर्मिला, लेकिन यार मुझे तो काफी डर लग रहा है, अब कहीं हम लोग नीचे ना गिर जाएं यार। किस डरपोक आदमी से शादी कर ली मैंने। अरे मुझे डर नहीं लग रहा, और मर्द होकर तुम हो कि चूहे की तरह कांप रहे हो। सो जाओ चुपचाप से। अब एक तरफ जहां ऊपर जेठ जेठानी आखिरकार अपनी सुहाग रात मनाते हैं तो वहीं नीचे भी देवर देवरानी का कुछ ऐसा ही हाल होता है। कुछ भी बोलो, मेरी जेठानी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली है। एक कमरे में होकर भी अब हम आराम से सुहागरात मना सकते हैं। देवरानी जेठानी एक कमरे में रहकर भी अच्छी खासी सुहाग रात मना लेती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन इस कमरे में क्या दोनों देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगी या उनके बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा? इसे जानने के लिए तो हमें अब कहानी में आगे बढ़ना होगा। हे भगवान, क्या हालत बना रखी है कमरे की। कपड़े एक तरफ पड़े हैं तो कमरे का सामान एक तरफ। इन्हें कौन सही जगह पर रखेगा? मुझे तो अपना कमरा ऐसा ही रखना पसंद है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही साफ कर दो। अपनी जेठानी का जवाब सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करती है। इस एक कमरे में रहने की वजह से आए दिन छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बहस छिड़ जाती थी। दोनों देवरानी जेठानी की छोटी छोटी बहस कभी कभी तो बड़ी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती थी। जहां जेठानी देवरानी पर हमला करने के लिए झाड़ू लेकर खड़ी होती है तो वहीं देवरानी जेठानी पर हमला करने के लिए पोछा। देख ले उर्मिला, अगर मुझे जरा भी झाड़ू छुई ना तो पोछा तेरे मुंह पर देकर मारूंगी। फिर गंदगी के साथ साथ तेरा मुंह भी साफ हो जाएगा। और अगर मैंने भी इस झाड़ू से मार मार कर तेरी हजामत ना बना दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। हे भगवान, तू मुझे ही कौन से पाप की सजा दे रहा है जो ऐसे हिटलर जैसी बहुओं से पाला पड़ गया। अपनी बहू को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर माधवी को काफी ज्यादा दुख होता है और वो अपनी सास और पतियों के लाख समझाने पर भी दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ने की आदत से बाज नहीं आती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और हर रोज की तरह जेठानी उर्मिला अपनी टान वाले बिस्तर पर सो रही होती है। लेकिन तभी अचानक उर्मिला नींद में गलत तरफ से करवट ले लेती है और सीधा जमीन पर आकर गिरती है। मेरी कमर, मोरी मैया, मैं तो मर गई। ज्यादा ही शौक था ना ऊपर वाले बिस्तर पर सोने का। अब आया मजा। अपनी देवरानी को अपना मजाक उड़ाता देखकर उर्मिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन अब जब साक्षी नीचे जमीन पर सो रही होती है तो उसे काफी ज्यादा मच्छर परेशान करने लगते हैं। मच्छरों ने काट काट कर तो मेरा सारा खून पी लिया। क्यों बेटा, अब आया ना मजा? अब खेलो मच्छरों के साथ डांडिया। हर दिन अपनी दोनों बहुओं की ऐसे लड़ाई से माधवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लगता है अब मुझे अलग कमरा बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मरने से पहले इन्होंने मेरे लिए आखिरी बार जो इकलौता हार बनवाया था उसे ही बेच देती हूँ। कम से कम दोनों बहुओं के बीच इस लड़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। देवरानी जेठानी चुपके से अपनी सास की बात सुन लेती है। अपनी लड़ाई में हम तो घर वालों के बारे में सोचना ही भूल गए थे कि उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक कह रही हो आप भाभी, सच में इतने बड़े होने के बावजूद भी हम किसी छोटे बच्चे की तरह लड़ते रहे। मुझे तो अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा